उपभोग प्रवृत्ति का अध्ययन करने के बाद अब हम लोग विनियोग अथवा निवेश की बात कर लेते हैं। विनियोग क्या है या निवेश क्या है, हालांकि हम लोग बीच बीच में सब पढ़ते रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे विनियोग की चर्चा कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम गुणक पढ़ेंगे तो वहाँ विनियोग तो पढ़ना ही है, इसलिए भी विनियोग ज़रूरी है, पहले ही पढ़ लिया जाए। तो इसकी शुरुआत वहाँ से करते हैं जब हम लोग कीन्स का प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत पढ़ रहे थे। तो प्रभावपूर्ण मांग में जो कहा गया कि उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाकर या हम कुल मांग में वृद्धि करते हैं, कुल मांग में वृद्धि करने के लिए हमें C+I+G की बात करनी पड़ती है, यानी हमें उपभोग, निवेश और सरकारी निवेश में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये वही निवेश है जहाँ हम लोगों ने C+I+G की बात किया था, यानी कुल मांग का। ये अभी हम लोग उपभोग की प्रवृत्ति पढ़े हैं। उपभोग दो बातों पर निर्भर करता है, यानी ये कंजम्पशन दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो आय पे और एक उपभोग की प्रवृत्ति पर, यानी MPC पर है, MPC और APC। तो ये हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आय चूंकि ये स्थिर है तो इसको हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं निवेश की। अब हम निवेश की बात कर रहे हैं कि कैसे निवेश में वृद्धि की जाती है, कैसे उपभोग में वृद्धि की जाती है, ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि निवेश में कैसे वृद्धि की जाती है। तो निवेश में कैसे वृद्धि की जाती है उसकी चर्चा करने से पहले निवेश क्या है हमें उसकी बात कर लेनी चाहिए। तो निवेश जो एक तरह की पूंजी है, और पूंजी वो होनी चाहिए जिसको हम कुछ और कमाने के उद्देश्य से या हम उस पूंजी में वृद्धि करने के उद्देश्य से उसको कहीं लगा दें, तो वो होता है निवेश। और उस निवेश के लिए तमाम अर्थशास्त्रियों ने भी इसमें अपने अपने ढंग से बात किया है। तो इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले जो कीन्स ने ही दिया है, कीन्स ने ये सिद्धांत दिया कि विनियोग से हमारा अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से, पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से है। अर्थात अगर हमें कुछ और उत्पादन करना है तो सीधी सी बात है कि हमें निवेश में वृद्धि करनी पड़ेगी। और निवेश में वृद्धि करने का मतलब है कि जो उत्पादन वाले साधन हैं जिनको हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं उनमें वृद्धि करनी पड़ेगी, और उनमें वृद्धि करेंगे तभी हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा। और इसी बात को स्टोनियर एवं हेग ने ऐसे लिखा है कि विनियोग से हमारा अभिप्राय चालू प्रतिभूतियों, बॉन्डों और हिस्सों को खरीदने से नहीं है, बल्कि इससे हमारा अभिप्राय नई फैक्ट्रियाँ, नई मशीन आदि के खरीदने से है। यानी जो हमारी स्थिर पूंजी है उससे मतलब नहीं है, बल्कि अगर हम उस पूंजी में वृद्धि कर रहे हैं, जैसे नई मशीनें खरीद रहे हैं, नई फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, तो तब वो हमारा विनियोग कहलाएगा। तब जो हम पूंजी लगा रहे हैं वो विनियोग कहलाएगा। और बाकी हमारे पास जो पूंजी पड़ी हुई है आइडियल रूप में, वो विनियोग नहीं है। पूंजी को अगर हम कुछ और कमाने के उद्देश्य से लगा देते हैं, आगे कुछ और मशीनें खरीद लेते हैं, तब वो हमारा निवेश कहलाता है। अब हमें परिभाषा समझने के बाद अब हम आ जाते हैं आय पे। ये दोनों हमारे अभी स्थिर हैं और अभी क्या हमेशा ही स्थिर हैं। उपभोग हमारा स्थिर नहीं है, उपभोग हम पढ़ चुके हैं, अभी हम इसको स्थिर करके, और ये हमेशा स्थिर है, हम केवल निवेश की चर्चा कर रहे हैं। तो निवेश हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं कि जो एक समीकरण है तो उसको कीन्स ने समीकरण दिया। अब चूँकि कीन्स का पढ़ रहे हैं तो हम कीन्स के पढ़ने में अब इसमें कोई वो नहीं है कि हम ये ना पढ़ें, तो यहाँ से हम इसको समझ लेते हैं। इनकम जो राष्ट्रीय आय है उसके दो पार्ट हैं, एक तो C और दूसरा है S। यानी C का मतलब है उपभोग और S का मतलब है सेविंग, बचत, कंजम्पशन एंड
सेविंग, तो y इक्वल टू c प्लस आई। अब यही को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं c प्लस आई, और फिर ये हो जाता है s इक्वल टू आई। इसका मतलब ये हुआ कि इसने समीकरण दिया कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसका एक भाग उपभोग कर लिया जाता है और एक भाग बचा लिया जाता है, यानी उपभोग के बाद जो बच जाता है वो हमारी सेविंग होती है। और इसी सेविंग को या इसी समीकरण को केन्स ने ही फिर दूसरा समीकरण दिया कि व्यक्ति दो ही काम कर सकता है, या तो उपभोग कर ले और बचत कर ले, और या तो उपभोग कर ले और निवेश कर दे। तो निवेश कर दे का मतलब है कि अगर हम जो बचत कर रहे हैं उसी बचत को अगर हम कहीं और लगाना चाहते हैं, मान लीजिए हम मशीनें खरीद करके और उत्पादन करना चाहते हैं, तो वो हमारा निवेश कहलाता है। इसीलिए जितनी बचत होती है हम निवेश उतना ही करते हैं। ये आपका प्रतिष्ठित सिद्धांत भी है। प्रतिष्ठित सिद्धांत ये कहता है कि हम बचत तो करते हैं लेकिन अपने पास नहीं रखते हैं, उसको आइडियल रूप में नहीं रखेंगे, जो बचत होगी उसको हम निवेशित कर देंगे। केन्स ने भी यही कहा कि जो हमारी बचत होगी वो हमारी निवेश होगी, यानी S इक्वल टू आई होगा। अगर हमारे पास 500 की बचत है तो उसी 500 को ही तो हम लगाएंगे, उसी 500 से ही तो हम मशीनें खरीदेंगे। तो यही जो है हमारा S इक्वल टू आई हो जाता है। तो ये जो S इक्वल टू आई हो गया, यही पे अब हमें बात करनी है। अब हमें ये बात करनी है आई की। अच्छा, एक बात और कर लें, अभी बचत की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा हमें, कि बचत जो है बचत और निवेश प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार S इक्वल टू फंक्शन ऑफ R और I इक्वल टू फंक्शन ऑफ R। ये दोनों समीकरण ये इस ब्याज दर पर निर्भर करता है और निवेश भी ब्याज दर पर निर्भर करता है। लेकिन केन्स का सिद्धांत कुछ और है। केन्स कहते हैं S इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम को y लिखते हैं और R, और I इक्वल टू फंक्शन ऑफ MC एंड R। ये दो बातों पे निर्भर करता है। तो जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था वो कहता था कि जब ब्याज दर में वृद्धि होगी तो लोग बचत ज़्यादा करेंगे, ब्याज दर बढ़ेगी तो बचत भी ज़्यादा करेंगे, और ब्याज दर घटेगी तो बचत कम करेंगे। और निवेश के मामले में था कि अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो लोग निवेश ना कर उसको बचत ज़्यादा करेंगे, अर्थात निवेश कम हो जाएगा। तो ये इनका ऐसा था। और अगर ब्याज दर घट जाएगी तो निवेश हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग बचत कम करेंगे, निवेश ज़्यादा करने लगेंगे फिर। लेकिन केन्स ने कहा कि जो बचत है वो केवल ब्याज दर का प्रतिफल नहीं है, ब्याज दर का फलन नहीं है, बल्कि हमारी इनकम का भी फलन है। यानी हमारी अगर आय ज़्यादा होगी तो बचत ज़्यादा होगी, आय कम होगी तो बचत कम होगी, ये भी सभी जानते हैं। और ब्याज की दर बाकी उसी से संबंधित। और निवेश जो है, केन्स का निवेश जो है वो MEC पर डिपेंड करता है और ब्याज दर पर। ब्याज दर सेम वही है। MEC का मतलब है जो पूंजी की उत्पादन क्षमता है, यानी जितना हम लगाएंगे एक्स्ट्रा, अगर हम 5 रुपये लगा रहे हैं तो उस 5 रुपये से हमें एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है वो है MEC। तो ये निवेश जो है केवल ब्याज दर पर ही डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इस पर भी डिपेंड करेगा कि जो हम पूंजी लगा रहे हैं उसके उत्पादन में हमें वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वृद्धि में उत्पादन में वृद्धि हो रही है तब तो वो निवेश करेगा, और अगर उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है तो निवेश का कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों पे निर्भर करता है। तो अब इससे ये पूरी तरह सिद्ध हो गया I इक्वल टू S। केन्स ने भी I इक्वल टू S माना और प्रतिष्ठित सिद्धांत ने भी I इक्वल टू S माना। तो अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं रह गई है कि I का निवेश का जो संबंध है या निवेश किसका फलन है, अब हमें ये सब बताने की जरूरत नहीं रहेगी। और अब इसमें इतना ही, इस पीरियड में, इस क्लास में बस इतना बहुत है। अब इसके बाद और हम इसके प्रकारों की चर्चा करेंगे। प्रेरित प्रकार लिख लेते हैं।
दूसरा है प्रेरित विनियोग। अभी आप लोगों ने उपभोग भी ऐसे ही पढ़ा था, प्रेरित उपभोग और स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग का मतलब है कि व्यक्ति को उपभोग तो करना ही पड़ेगा, इनकम हो या ना हो। यहाँ भी वैसा ही है कि जो स्वायत्त विनियोग है वो होगा ही चाहे इनकम हो या ना हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने आप करनी ही पड़ती हैं। तो अब पहले देख लेते हैं स्वायत्त विनियोग क्या है। स्वायत्त विनियोग का मतलब है अपने आप होने वाला विनियोग। अपने आप होने वाला विनियोग का कैसे है, जो आपने मतलब कि वो करना ही पड़ेगा आपको, चाहे कुछ और करो या ना करो। आपके पास इनकम आ रही है या नहीं आ रही है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको निवेश करना पड़ेगा ही। जैसे मान लीजिए आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उस फैक्ट्री के लिए आपको कम से कम, हम मान लेते हैं आटा उत्पादन के लिए मान लेते हैं कि हमें आटा मिल लगानी है। तो उस आटा मिल को लगाने के लिए हमें एक चक्की खरीदनी पड़ेगी, पक्का। अब इस चक्की का मतलब ये नहीं हुआ कि उत्पादन होगा, चक्की अकेले तो उत्पादन करेगी नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, स्वायत्त निवेश कहलाएगा। अब यहाँ पे इनकम हमारी चाहे शून्य ही क्यों ना हो, लेकिन निवेश तो हमें करना पड़ेगा। तो ये स्वायत्त निवेश है। इसके अलावा और भी, जैसे सरकार है, सरकार कुएं खुदवाती है, सड़क बनवाती है, उस सड़क से या उस कुएं से सरकार को डायरेक्ट कोई फायदा तो नहीं मिलता है, उसको सरकार को उससे कोई डायरेक्ट लाभ नहीं मिलता है, लेकिन उसको वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ये जिम्मेदारी है। तो ये स्वायत्त निवेश होता है। अब प्रेरित निवेश की, अच्छा, स्वायत्त निवेश का जो ये मान लीजिए ये निवेश है और ये आपकी इनकम है, राष्ट्रीय आय है, ये वाई और ये एक्स। तो ये मूल बिंदु आपका 0। तो अगर स्वायत्त निवेश का मतलब है इनकम हो या ना हो इतना होगा, मतलब इसका आय से कोई लेना देना नहीं होता, आय से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे अभी मैंने एक चक्की का उदाहरण दिया कि जो चक्की लगा रहा है व्यक्ति, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उत्पादन होगा, उसका मतलब है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका स्वायत्त निवेश है। या आप यूँ मान लीजिए कि आप प्रारंभ में जो उत्पादन कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ायदा मिलेगा ही। तो वो जो प्रारंभिक प्रोडक्शन है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि आगे हम इसको बढ़ाएंगे, और अगर आगे आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ बंद कर देंगे। ये आपकी जो लास्ट पॉइंट होगा, यानी आप इसमें यहाँ पे आप बंद कर देंगे फैक्ट्री। वो बाद की बातें हैं, माइक्रो का सब्जेक्ट है, लेकिन अभी जो ये हम बात कर रहे हैं कि ये स्वायत्त विनियोग, स्वायत्त निवेश, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका आय से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी ये निवेश जो है आय का कोई फलन नहीं है। तो ये अगर और मान लीजिए उत्पाद और कुछ और भी हो सकता है, तो ये भी, यानी ये आय के बढ़ने से इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आय बढ़ती तो ये बढ़ सकता था, लेकिन आय चाहे यहाँ पहुँच जाए, चाहे यहाँ, तो लेकिन निवेश हमारा उतना नहीं। निवेश अगर हमने 500 करोड़ का किया था तो निवेश 500 करोड़ का ही हो रहा है, उससे ज़्यादा का नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब देख लेते हैं प्रेरित विनियोग। प्रेरित विनियोग क्या है? प्रेरित विनियोग का मतलब है जो पूरी तरह से आय पर डिपेंड करे, यानी आय में अगर वृद्धि होगी तो निवेश ज़्यादा करेंगे, आय में कमी होगी तो निवेश कम करेंगे। तो वैसा जैसे आप मान लीजिए कि जो लाभ के उद्देश्य से फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं, उनका सीधा सा मतलब यही है कि अगर लाभ बढ़ रहा है तो हम प्रोडक्शन करेंगे, और लाभ नहीं बढ़ रहा है
स्वायत्त निवेश होता है, स्वायत्त निवेश आपका आय से कोई उसका मतलब नहीं होता है। लेकिन प्रेरित निवेश जो होता है वो पूरी तरह से आय पर ही डिपेंड होता है। अब इसको समझ लीजिए यहाँ से, क्योंकि ये जो हमारी इनकम है, इनकम नहीं होगी अगर आप ये चाहें कि यहाँ पर प्रेरित निवेश हो तो संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आय से अगर आय नहीं होगी तो निवेश करेगा ही। तो आय हमारी मान के चलिए ये 500 करोड़ का है तो निवेश हमारा ये शून्य है, तब निवेश नहीं हो रहा। और जैसे ही इनकम हमारी यहाँ पहुँच गई वैसे ही प्रेरित निवेश, ये निवेश हमारा बढ़ गया। यानी बिना निवेश के आय नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये पूरी तरह से प्रेरित होता है आय से। तो अगर निवेश हम यहाँ कर रहे हैं तो इनकम हमारी यहाँ होनी चाहिए। आय अगर हम निवेश यहाँ कर रहे हैं तो आय हमारी यहाँ होनी चाहिए। तो ये जो है हमारा प्रेरित निवेश है। अब ये देख लेते हैं कि और जो होते हैं सरकारी निवेश हैं वो क्या है। तो सरकारी निवेश भी एक तरह का निवेश है, लेकिन जो सरकारी निवेश है वो स्वायत्त निवेश है, पूरा नहीं लेकिन स्वायत्त निवेश है। जो जन कल्याण की भावना से कार्य किए जाते हैं वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। जैसे सरकार सड़कें बनवाती है, सरकार पेड़ लगवाती है, छायादार वृक्ष या फल वाले वृक्ष लगवाती है, और भी जनता के लिए काम करते हैं, तो वो सब स्वायत्त निवेश है। लेकिन अगर सरकार भी लाभ के उद्देश्य से काम कर रही है तो वो प्रेरित निवेश है। तो ये हमारा क्या पहला क्या कहलाएगा, सरकारी निवेश है। सरकारी निवेश क्या है आपका, स्वायत्त निवेश है। ये ज़्यादातर आपका स्वायत्त निवेश ही होगा, है ना। कहीं पर अगर होगा, जैसे मान लीजिए सरकार BHEL चला रही है, भारत पेट्रोलियम है, जो तमाम तरह के उसके जो उपक्रम हैं, अगर उसमें वो फायदे के उद्देश्य से कर रही है, हालांकि वो सब फायदे के ही उद्देश्य से काम किए जा रहे हैं, तो वो स्वायत्त ना होकर के वो प्रेरित निवेश होगा। तो सरकारी निवेश हो गया। निजी निवेश, निजी निवेश क्या होता है, निजी निवेश वो होता है जो लोग अपने लाभ के उद्देश्य से निवेश करते हैं। जैसे ये अंबानी अडानी हैं, ये लोग क्या करते हैं, लाभ के उद्देश्य से ही फैक्ट्रियां लगाते हैं, या जो भी कुछ काम वो अपना उपक्रम लगाए हैं वो सारा का सारा निजी निवेश है, और उद्देश्य उनका क्या है, लाभ कमाना। और जब लाभ कमाने का आ जाए तो सीधा सा मतलब है कि वो प्रेरित निवेश है। तो प्रेरित निवेश, स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश में अंतर भी होता जा रहा है आपका। और सार्वजनिक विनियोग या सरकारी विनियोग वही है सकल एवं शुद्ध विनियोग। सकल एवं शुद्ध विनियोग का मतलब है जो सकल उद्योग है, और सकल जो विनियोग है, सकल का मतलब संपूर्ण जो विनियोग है, और जो शुद्ध है, शुद्ध का मतलब है कि जो एक वर्ष के दौरान कुल उत्पादन हम करते हैं वो शुद्ध विनियोग है। अगर हम मतलब सबका जोड़ लेते हैं तो वो मान लेते हैं कि कुल है कुल एवं शुद्ध, और अगर हम एक निश्चित समय का विनियोग निकाल लें तो वो हमारा शुद्ध विनियोग होता है। अब उस शुद्ध विनियोग में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उस साल का जुड़ा है या उसमें कुछ और ह्रास भी जुड़ा है, वो सारा का सारा हमें घटाना पड़ेगा। शुद्ध के लिए आप जानते हैं जैसे राष्ट्रीय आय में शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालते हैं, वैसा ही हमें पूरा ये ह्रास निकालना पड़ेगा। यानी उस विनियोग के लिए जो हमें और काम एक्स्ट्रा करने पड़े हैं वो सब निकाल देंगे तो हमें वो शुद्ध विनियोग मिल जाएगा। और सकल का मतलब है कि उसमें सब कुछ जुड़ा रहेगा, सब मिक्स रहेगा। ऐच्छिक और अनैच्छिक है। अच्छा, ये जो होता है वो क्या होता है, कुल एवं शुद्ध, ये भी हमारा प्रेरित होता है। क्यों? क्योंकि ये स्वायत्त नहीं होता है, स्वायत्त नहीं हो सकता है, मतलब कोई अपनी स्वयं की प्रेरणा से काम नहीं करता है। अब सरकारी, अब एक और है ऐच्छिक तथा अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब है जो व्यक्ति अपने आप से करे, और अनैच्छिक का मतलब है जो जबरदस्ती करना पड़े। अनैच्छिक
कभी कभी व्यक्ति को बिना इच्छा के भी करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक कॉम्पिटिटर है, उस कॉम्पिटिटर के को और करने के चक्कर में व्यक्ति अपनी क्वालिटी को डाउन कर रहा है, तो उस क्वालिटी को डाउन करके इनकम बढ़ा रहा है, उस इनकम में वृद्धि के लिए उसको निवेश करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर कोई बात होती है तो वो अनैच्छिक निवेश होता है, और ऐच्छिक होता है कि लाभ की प्रेरणा से हर कोई ऐच्छिक ही करता है। तो ये क्या है, ऐच्छिक जो है वो क्या है, प्रेरित निवेश है। ऐच्छिक प्रेरित है, और ये क्या है, स्वायत्त है, इसको करना पड़ रहा है, कोई इसको जरूरी नहीं करना, मतलब ये जरूरी है, लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है, ये करना पड़ रहा है। तो ये ऐसी अगर कोई बात है तो वो स्वायत्त निवेश है, स्वायत्त विनियोग है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि निवेश क्या है, निवेश के प्रकार क्या है। तो निवेश के प्रकार में भी हमने देख लिया, जितने भी तरह के निवेश थे लगभग हमने सब पढ़ा दिया। विनियोग को पढ़ने के बाद विनियोग के प्रकार पढ़ लिए। विनियोग के प्रकार के बाद अब हम पढ़ रहे हैं विनियोग अथवा निवेश को प्रोत्साहित करने वाले कारक, जो फैक्टर्स हैं, टू फैक्टर्स टू स्टिमुलेट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो प्रेरित कर रहे हैं, वो तत्व कौन से हैं, अब हमें वो पढ़ना है। मतलब किसकी वजह से जो निवेश है उसमें कमी या वृद्धि होती है, वो हमें पढ़ना है। तो इसमें हमने लिखा सबसे पहला पॉइंट सस्ती मुद्रा नीति। अब सस्ती मुद्रा नीति, आप ये इसमें जितने भी पॉइंट लिखे हैं केवल ये यही अकेले से संबंधित नहीं है, बल्कि ये पूरे इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे, बल्कि ये आधार है, ये तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सस्ती मुद्रा नीति, सस्ती मुद्रा नीति का मतलब है, यानी जब हमें निवेश को कैसे बढ़ाते हैं, यानी निवेश हमारा बढ़ता कब है। निवेश हमारा जब बढ़ता है जब सस्ती मुद्रा नीति हो। सस्ती मुद्रा नीति का मतलब है कि ब्याज दर में कमी हो, और जो उसकी टाइमिंग है, जो पेमेंट करने की टाइमिंग है, उसमें थोड़ा सा उदारता बरती जाए। तो ये सब जो है सस्ती मुद्रा नीति है। सस्ती मुद्रा नीति को मिला करके आप मान के चलिए मौद्रिक नीति से संबंधित होती है। मौद्रिक नीति में वही है, मतलब CRR में कमी कर दी जाए, रेपो रेट में कमी कर दी जाए, तो ये सब जो है आपकी सस्ती मुद्रा नीति के अंतर्गत आता है। कुल मिला के आप ये जान लीजिए कि जो मुद्रा से संबंधित है उसमें कमी कर दी जाए। तो जब जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ब्याज दर को घटा दिया जाए, तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो उसको फिर क्या करेंगे, निवेश करेंगे। तो जब सस्ती मुद्रा नीति अपनानी होगी तो लोग निवेश में वृद्धि करेंगे, और निवेश में वृद्धि करेंगे तो जो उत्पादन है उसमें भी वृद्धि होगी। हालांकि वो हम बाद में व्यापार चक्र में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी जो है यहीं पे पढ़े हैं, क्योंकि सस्ती मुद्रा नीति के द्वारा ही विनियोग या निवेश में वृद्धि की जा सकती है। एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक। एकाधिकार का मतलब है एक ही उत्पादक होता है, यानी उसी का पूरी वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण होता है। वो चाहे तो सस्ती बेचे, चाहे तो महंगी बेचे, वो एकाधिकार अकेला उत्पादक होता है। तो ऐसी प्रवृत्ति जब होगी तो महंगी होगी, यानी जब महंगा होगा, वस्तु महंगी होगी तो लोग कम खरीदेंगे, और लोग कम खरीदेंगे सामान तो निवेश कम होगा। और अगर एकाधिकार की प्रवृत्ति को खत्म कर दिया जाए, यानी जैसे हमारी रेलवे है, रेलवे का भी निजीकरण कर दिया जाए, तो उसमें क्या होगा, निवेश, रेलवे में भी निवेश बढ़ेगा, और रेलवे में निवेश बढ़ेगा तो हो सकता है कि हमें सुविधाएं अच्छी मिलें। तो ये एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। मूल्य समर्थन नीति। मूल्य समर्थन नीति का मतलब है कि अगर जैसे कोई वस्तु है उसमें, या इसको मूल्य समर्थन का मतलब आप उतार चढ़ाव समझ लीजिए, बिल्कुल मिला के आप इसको व्यापार चक्र से ले लीजिए। व्यापार चक्र में क्या होता है
कि मूल्य में कभी वृद्धि होती है, कभी कमी होती है, लेकिन अगर सरकार उसमें मूल्य का समर्थन कर दे, यानी जो उत्पादक है उस उत्पादक को वो कुछ राशि या कुछ प्रोत्साहन राशि दे दे, तो जो उतार चढ़ाव हो रहा है कीमतों में वो स्टेबल हो जाएगा। और जब स्टेबल हो जाएगा तो इससे इसके या उत्पादकों के अंदर एक उत्साह बढ़ेगा उत्पादन के लिए, तो वो उत्पादन करने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है निवेश को प्रोत्साहित करेगा। तो ये मूल्य का समर्थन कर दिया जाए, यानी सरकार मूल्य का समर्थन करे कि हाँ आपको इतने पे बेचना है और हम आपको इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। तो इससे जो है मूल्य जो निवेश है उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। निगम करों में कमी। निगम कर का मतलब है कि जो उत्पादक हैं उनके जो लाभ पर टैक्स दिया जाता है, उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, वो निगम कर होता है। तो अगर सरकार उनके लाभों में जो टैक्स है कम कर दे तो उससे भी निवेश में वृद्धि होगी, यानी उनको ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा, तो वो निवेश ज़्यादा करेंगे, यानी इनकम ज़्यादा होगी तो निवेश ज़्यादा करेंगे, यानी प्रेरित और सारा प्रेरित निवेश ही है। मजदूरी में कटौती। मजदूरी थोड़ी सी कम कर दी जाए। अब मजदूरी जब कम कर दी जाएगी तो लाभ बढ़ेगा, और जब लाभ बढ़ेगा तो लोग निवेश करेंगे। और मजदूरी में कटौती, आपने प्रतिष्ठित सिद्धांत में पढ़ा होगा कि अगर कुछ समय के लोग कुछ समय के लिए व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है तो कटौती करके, मजदूरी में कटौती करके सबको रोजगार पे लगाया जा सकता है। और तो ये जो है जिसको हम लोग लचीली मजदूरी के रूप में पढ़े थे, तो मजदूरी में कटौती करके भी हम निवेश में वृद्धि कर सकते हैं। अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन को बढ़ावा देते। हम और कुछ न करें, इन सब में कोई परिवर्तन न करें, नवप्रवर्तन करते हैं। नवप्रवर्तन का मतलब है जिसमें नई वस्तुओं का उत्पादन करें। जैसे पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन अब मोबाइल आया, यानी नई चीज़ आ गई। तो जब नई चीज़ आई तो लोगों का उधर रुझान बढ़ा, और जब लोगों का रुझान बढ़ा तो निवेशक भी उधर बढ़े। और अब कई कंपनियां हैं, वीवो है, सैमसंग है, तमाम कंपनियां उत्पादन कर रही हैं। तो ये जो है अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन को बढ़ावा दे करके भी निवेश में वृद्धि की जा सकती है। अब हम आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं। समुद्दीपन नीति। समुद्दीपन नीति पंप प्राइमिंग पॉलिसी है, इसको पंप प्राइमिंग पॉलिसी बोलते हैं। तो पंप प्राइमिंग पॉलिसी जो है वो सरकार द्वारा चलाई हुई योजना होती है, यानी अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो सरकार खुद आकर के उसमें निवेश करे। तो सरकार जब खुद आगे बढ़ कर के काम करती है, सरकार खुद उसमें आकर के निवेश करती है, तो उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। और जब ये पंप प्राइमिंग का काम उस समय होता है जब मंदी की अवस्था होती है। मंदी में कोई भी निवेशक जो है वो तैयार नहीं होता है निवेश करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि हम अगर निवेश करेंगे तो जो उत्पादन होगा उसकी बिक्री नहीं होगी। तो वहाँ पे सरकार खुद आगे आती है और सरकार खुद निवेश करती है, और जब सरकार खुद निवेश करती है तो धीरे धीरे उसमें वृद्धि होने लगती है, यानी मंदी दूर होने लगती है। और जब मंदी दूर हो जाएगी तो फिर हर कोई या हर निवेशक जो है आगे आता है। तो इसी को ही पंप प्राइमिंग या समुद्दीपन नीति कहते हैं। एक और है लीफ रीकिंग। लीफ रीकिंग ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ये किस की जो नीति है वो है, जैसे हमने आपको पढ़ाया भी था कि गड्ढे खोदो और काटो। तो जब सरकार के पास कोई भी काम नहीं रहता है, सरकार के पास ऐसा कोई काम नहीं होता जिससे वो जॉब दे सके, तो सरकार ऐसा करती है कि लोगों को बिना उत्पादन वाले कामों में लगा देती है। बिना उत्पादन वाले काम, जैसे प्रिंस ने कहा था गड्ढे खोदो और काटो, तो यहाँ पे सरकार ऐसा ही काम करवाती है कि गड्ढा खोदो, दिन भर गड्ढा खोदो और फिर
शाम को उसको बंद कर दो, और शाम को बंद कर दो और अपनी सैलरी लो या अपनी मजदूरी लो और जाओ। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि डिमांड में वृद्धि हो जाती है। डिमांड में जब वृद्धि होगी तो फिर मंदी दूर होगी, और जब मंदी दूर होगी तो निश्चित रूप से निवेशक आगे आएंगे। तो ये जो दो पॉइंट हैं आपके पंप प्राइमिंग और लीफ रीकिंग, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन दोनों और वैसे पूरे सभी को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाले हैं।